वेल्थ रैंकिंग अभ्यास, प्रक्रिया, परिवार चयन और योजना। नमस्ते सभी को। आज हम एक महत्वपूर्ण पीआरए टूल के बारे में सीखेंगे जिसे वेल्थ रैंकिंग अभ्यास कहा जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हमें गांव के परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है और हम जान पाते हैं कि कौन से परिवार किस स्थिति में हैं। शुरू करने से पहले पहले यह समझ लेते हैं कि इस सत्र से हमें क्या सीखना है। इस सत्र के अंत तक आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वेल्थ रैंकिंग क्या है और परियोजना में इसका क्या महत्व है। हम यह भी समझेंगे कि गांव में इस अभ्यास को कैसे किया जाता है और परिवारों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान कैसे की जाती है और उनके चयन के बाद उनकी जांच और उपयुक्तता कैसे देखी जाती है ताकि सही परिवारों का चयन हो सके। अंत में हम समझेंगे कि यह पूरी जानकारी परियोजना के प्रस्ताव और योजना बनाने में कैसे उपयोगी होती है। अब जब हमने इस सत्र के उद्देश्य समझ लिए हैं, तो पहले यह जान लेते हैं कि वेल्थ रैंकिंग क्या होती है और इसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है। वेल्थ रैंकिंग एक पीआरए टूल है जिसमें गांव के लोग मिलकर परिवारों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। गांव के लोग खुद बताते हैं कि कौन सा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन मध्यम स्थिति में है और कौन बेहतर स्थिति में है, क्योंकि गांव के लोगों को अपने गांव और परिवारों की वास्तविक स्थिति सबसे अच्छी तरह पता होती है। इस अभ्यास का उद्देश्य गांव के गरीब, मध्यम और बेहतर स्थिति वाले परिवारों की पहचान करना और पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को समझना है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि कमजोर और वंचित परिवार छूट न जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यास से हमें ऐसे परिवारों की पहचान करने में मदद मिलती है जिन्हें परियोजना के तहत ज्यादा सहायता या प्राथमिकता की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। परियोजना टीम का काम केवल प्रक्रिया को आसान बनाना है, फैसला लेना नहीं। परिवारों को किस श्रेणी में रखना है, ये गांव के लोग खुद तय करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने गांव और परिवारों की वास्तविक स्थिति की अच्छी जानकारी होती है। हमारी भूमिका केवल चर्चा करवाना, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना है। हमें खुद से किसी परिवार को किसी श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। फैसला हमेशा समुदाय द्वारा ही लिया जाना चाहिए। अब जब हमने यह महत्वपूर्ण बात समझ ली है, तो आगे जानते हैं कि वेल्थ रैंकिंग शुरू करने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी होती है। किसी भी अभ्यास को सही तरीके से करने के लिए पहले से तैयारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वेल्थ रैंकिंग शुरू करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि सभी जरूरी सामग्री तैयार है या नहीं। सबसे पहले गांव के सभी परिवारों की सूची तैयार होनी चाहिए। परिवारों के नाम लिखने के लिए इंडेक्स कार्ड और जानकारी लिखने के लिए मार्किंग सूची भी तैयार रखनी चाहिए। इसके साथ ही चार्ट पेपर, मार्कर, कैलकुलेटर और अन्य जरूरी स्टेशनरी सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवारों के कार्ड व्यवस्थित रखने के लिए रबर बैंड का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही परिवारों को अलग-अलग श्रेणियों में रखने के लिए ए, बी और सी श्रेणी के 3 अलग-अलग बॉक्स या स्थान भी तैयार कर लेने चाहिए। यदि सारी तैयारी पहले से कर ली जाए, तो अभ्यास के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया आसानी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो जाएगी। अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए वेल्थ रैंकिंग एक्सरसाइज का पहला काम शुरू करते हैं, हाउसहोल्ड कार्ड्स बनाना। सबसे पहले गांव के हर परिवार के लिए एक अलग कार्ड तैयार करना है। बाद में यही कार्ड्स कम्युनिटी मेंबर्स कैटेगराइजेशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे। कार्ड पर जरूरी जानकारी साफ साफ लिखनी है, जैसे परिवार प्रमुख का नाम, पिता का नाम और MIS ID, ताकि एक्सरसाइज के दौरान किसी परिवार को पहचानने में कंफ्यूजन ना हो। जैसे उदाहरण के लिए फैमिली 0-1 रमेश, पिता का नाम श्री रमेश। फैमिली 0-2 मोहन, पिता का नाम श्री प्रकाश आदि। ध्यान रखें, फील्ड में जाने से पहले सारे कार्ड्स पहले से तैयार होने चाहिए, ताकि वहां जाकर जल्दबाजी या अननेसेसरी परेशानी ना हो और एक्सरसाइज स्मूथली हो सके। अब कार्ड्स तैयार हो चुके हैं। अगला स्टेप है इन कार्ड्स को मिक्स या शफल करना। इस स्टेप में सभी हाउसहोल्ड कार्ड्स को अच्छी तरह मिला देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कार्ड्स किसी फिक्स्ड ऑर्डर में न रहें, जैसे गांव के क्रम से, जाति से
या किसी लोकेशन के हिसाब से? जब कार्ड्स मिक्स रहते हैं तो लोगों के बीच बायस कम होता है और डिस्कशन परिवार की वास्तविक स्थिति के आधार पर होती है। यहाँ प्रोजेक्ट टीम का काम केवल कार्ड्स को मिक्स करना और प्रोसेस को स्मूथली फैसिलिटेट करना है। उसके बाद कम्युनिटी मेंबर्स हाउसहोल्ड्स को देखकर उन्हें कैटेगरीज में रखना शुरू करेंगे। अब कार्ड्स तैयार और मिक्स हो चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण स्टेप है सही इन्फॉर्मेंट्स का चयन करना। इन्फॉर्मेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पूरी एक्सरसाइज की क्वालिटी उन्हीं पर डिपेंड करती है। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिन्हें गांव और परिवारों की स्थिति की अच्छी जानकारी हो। कोशिश करें कि अलग अलग तरह के लोग शामिल हों, तभी प्रोसेस बैलेंस्ड रहे। जैसे कम से कम एक महिला, एक पुरुष, एक विडो, एक दिव्यांग व्यक्ति और SC/ST समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हों। जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग शामिल होते हैं तो विलेज की वास्तविक स्थिति बेहतर तरीके से सामने आती है और कैटेगराइजेशन ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनती है। अब इन्फॉर्मेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। अब अगला स्टेप है हाउसहोल्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखना। इस स्टेप में कम्युनिटी मेंबर्स अपनी जानकारी के आधार पर परिवारों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से कैटेगरीज में रखेंगे। सामान्य तौर पर हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं ताकि प्रोसेस आसान रहे। शुरू करने से पहले से तैयार किए गए 3 बॉक्सेस या सेक्शंस को A, B और C के नाम से रख दीजिए। यहाँ कैटेगरी A बेहतर स्थिति वाले परिवारों के लिए होगी, कैटेगरी B मध्यम स्थिति वाले परिवारों के लिए और कैटेगरी C गरीब या वल्नरेबल परिवारों के लिए होगी। अब इन्फॉर्मेंट्स से कहिए कि वे एक हाउस होल्ड कार्ड देखें, आपस में चर्चा करें और परिवार को सही कैटेगरी वाले बॉक्स में रखें। ध्यान रखें, कैटेगरीज कम्युनिटी मेंबर्स तय करेंगे। प्रोजेक्ट स्टाफ का काम केवल डिस्कशन को स्मूथली चलाना और प्रोसेस को फेयर बनाए रखना है। अब हाउसहोल्ड्स की एक बार कैटेगराइजेशन हो चुकी है, लेकिन एक्सरसाइज को केवल एक बार करके नहीं छोड़ना है। एक्यूरेसी बढ़ाने और बायस कम करने के लिए इस एक्सरसाइज को अलग अलग इन्फॉर्मेंट्स या इन्फॉर्मेंट ग्रुप्स के साथ दोहराना जरूरी है। मान लीजिए आपने 6 इन्फॉर्मेंट्स चुने हैं, तो आप उन्हें 2-2 लोगों के 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फिर हर ग्रुप ये एक्सरसाइज अलग अलग करेगा। हर इन्फॉर्मेंट ग्रुप हाउसहोल्ड कार्ड्स को देखकर फैमिलीज को A, B और C कैटेगरीज में रखेगा। इसके बाद वही ग्रुप मार्किंग शीट में अपनी मार्किंग भी करेगा। जब अलग अलग ग्रुप्स ये प्रोसेस करते हैं तो रिजल्ट्स कंपेयर करना आसान हो जाता है और फाइनल कैटेगराइजेशन ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनती है। एक प्रैक्टिकल तरीका यह भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट टीम पहले से हाउसहोल्ड कार्ड्स के 3 सेट्स और कुल 9 बॉक्सेस तैयार कर ले, यानी हर ग्रुप के लिए A, B और C के अलग बॉक्सेस। इससे तीनों ग्रुप्स एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह केवल एक सजेशन है, जरूरी नहीं। टीम अपनी फील्ड सिचुएशन और सुविधा के हिसाब से जो तरीका बेहतर लगे उसे अपना सकती है। अब अलग अलग इन्फॉर्मेंट्स द्वारा कैटेगराइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अगला महत्वपूर्ण चरण है चर्चा और वैलिडेशन, ताकि हम समझ सकें कि किसी परिवार को किसी विशेष श्रेणी में क्यों रखा गया है। अब केवल परिवारों को A, B और C श्रेणी में रख देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी समझना जरूरी है कि कम्युनिटी ने किसी परिवार को उस श्रेणी में क्यों रखा है। कैटेगराइजेशन पूरा होने के बाद सभी इन्फॉर्मेंट्स को फिर से बैठक स्थान पर एक साथ बैठाइए। अब प्रोजेक्ट टीम या फील्ड टीम का सदस्य एक चार्ट पेपर लेकर चर्चा शुरू करेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए, जैसे इस परिवार को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया? इस कैटेगरी के परिवारों में कौन कौन सी समान विशेषताएं हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से कुछ परिवारों को A में रखा गया, कुछ को B में और कुछ को C में रखा गया? अब इन्फॉर्मेंट्स जो भी कारण या विशेषताएं बता रहे हैं उन्हें चार्ट पेपर पर लिखते जाइए। जैसे कैटेगरी A परिवारों की क्या विशेषताएं हैं, कैटेगरी B की क्या है और कैटेगरी C की क्या है। उदाहरण के लिए कैटेगरी C में परिवारों के पास कम जमीन हो सकती है, स्थायी आय का स्रोत नहीं हो सकता, वे मजदूरी पर निर्भर हो सकते हैं या अन्य सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे केवल कैटेगरी नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे का आधार भी स्पष्ट होता है।
साथ ही यही जानकारी बाद में वेल्थ रैंकिंग फॉर्मेट भरने और डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तैयार करने में फील्ड टीम की मदद करेगी। अब चर्चा के दौरान कम्युनिटी द्वारा बताई गई विशेषताओं को हम इंडिकेटर्स के रूप में समझ सकते हैं। आइए कुछ सामान्य उदाहरण देखते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये इंडिकेटर्स केवल उदाहरण हैं। हर गांव की परिस्थिति अलग हो सकती है, इसलिए अंतिम निर्णय कम्युनिटी की स्थानीय जानकारी के आधार पर ही होगा। सामान्य रूप से अगर हम गरीब या कैटेगरी सी परिवारों की बात करें, तो उनमें छोटे लैंड होल्डिंग, कम आय और सीमित संसाधन जैसी विशेषताएं दिखाई दे सकती हैं। कैटेगरी बी यानी मध्यम स्थिति वाले परिवारों में मध्यम आय, कुछ लाइवस्टॉक ऑनरशिप या सीमित संसाधन दिखाई दे सकते हैं। वहीं कैटेगरी ए यानी बेहतर स्थिति वाले परिवारों में स्थायी आय का स्रोत, अधिक भूमि या अपेक्षाकृत बेहतर संसाधन हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये केवल उदाहरण है जो डिस्कशन को आसान बनाने के लिए दिए गए हैं। कम्युनिटी जो स्थानीय वास्तविक स्थिति बताएगी, उसी को आधार मानकर कैटेगराइजेशन किया जाएगा। यही जानकारी आगे वेल्थ रैंकिंग की टेबल 2 भरने में काम आएगी, जहां हम परिवारों की समान विशेषताएं या इंडिकेटर्स लिखेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा की, किन कारणों से कुछ परिवार ए, कुछ बी और कुछ सी कैटेगरी में रखे गए। अब हमने कैटेगरीज और इंडिकेटर्स समझ लिए हैं। अगला चरण है स्कोरिंग सिस्टम को समझना, ताकि अलग अलग इन्फॉर्मेंट्स की राय को एक फाइनल स्कोर में बदला जा सके। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हर इन्फॉर्मेंट ग्रुप परिवारों की अपनी अलग कैटेगराइजेशन और मार्किंग करेगा। अभी इस प्रक्रिया के लिए टेबल 3 का उपयोग किया जा सकता है और बाद में यही जानकारी वेल्थ रैंकिंग फॉर्मेट की टेबल 1, टेबल 3 भरने में काम आएगी। अब सभी इन्फॉर्मेंट्स की मार्किंग शीट्स ले लें और कोई एक वॉलंटियर या फैसिलिटेटर तीनों शीट्स की जानकारी टेबल 3 में भरना शुरू करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग इन्फॉर्मेंट्स ने हर परिवार को क्या स्कोर दिया है। साथ ही इसी में टोटल और एवरेज स्कोर भी निकाला जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार्ड आईडी 123 और परिवार का नाम मुकेश है। पहले इन्फॉर्मेंट ग्रुप ने इस परिवार को कैटेगरी बी में रखा, इसलिए उसे 0.66 स्कोर मिला। दूसरे ग्रुप ने कैटेगरी ए में रखा, इसलिए उसे 0.33 स्कोर मिला। और तीसरे ग्रुप ने फिर कैटेगरी बी में रखा, इसलिए उसे 0.66 स्कोर मिला। अब इन तीनों स्कोर्स को जोड़ेंगे। 0.66 प्लस 0.33 प्लस 0.66 बराबर 1.65। क्योंकि हमने 3 इन्फॉर्मेंट ग्रुप्स से एक्सरसाइज करवाई थी, इसलिए कुल स्कोर को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 1.65 विभाजित 3 बराबर 0.55। इस प्रकार इस परिवार का एवरेज स्कोर 0.55 होगा। जब सभी परिवारों की मार्किंग पूरी हो जाएगी, तब हम एवरेज स्कोर के आधार पर टेबल 4 ये सब परिवारों की अंतिम कैटेगरी वाइज सूची तैयार करेंगे। इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कौन से परिवार अंतिम रूप से कैटेगरी सी यानी वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स के अंतर्गत आते हैं। यही आगे की प्रायोरिटाइजेशन और चयन प्रक्रिया का आधार बनेगा। अब तक हमने इन्फॉर्मेंट्स की मार्किंग, स्कोरिंग और एवरेज स्कोर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब हमारे पास हाउसहोल्ड्स की फाइनल कैटेगरीज तैयार हैं। अब हमारे पास सभी परिवारों का फाइनल एवरेज स्कोर आ चुका है। इन स्कोर्स के आधार पर हाउसहोल्ड्स की अंतिम कैटेगराइजेशन तैयार की जाएगी। अब परिवारों को उनकी फाइनल कैटेगरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें कुछ परिवार बेटर ऑफ कैटेगरी में आएंगे, कुछ मीडियम कैटेगरी में और कुछ पुअर कैटेगरी में आएंगे। यह अंतिम कैटेगराइजेशन कम्युनिटी द्वारा दी गई जानकारी, इन्फॉर्मेंट्स की राय और स्कोरिंग प्रोसेस के आधार पर तैयार होती है। इसलिए यह अधिक पारदर्शी और वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। इस चरण के बाद हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है कि गांव में कौन से परिवार अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, कौन मध्यम स्थिति में हैं और कौन से परिवार वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अब यही अंतिम सूची आगे की प्रायोरिटाइजेशन और हाउसहोल्ड सिलेक्शन की प्रक्रिया का आधार बनेगी। अब हमारे पास हाउसहोल्ड्स की फाइनल कैटेगराइजेशन तैयार है। अगला महत्वपूर्ण चरण है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की पहचान करना।
प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की पहचान करने के लिए फैसिलिटेटर सबसे पहले कैटेगरी सी हाउसहोल्ड्स के सभी कार्ड्स को एक स्थान पर व्यवस्थित करेगा और फिर इन्फॉर्मेंट्स को दोबारा चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा। अब इन्फॉर्मेंट से कहा जाएगा कि वे कैटेगरी सी में से लगभग 10% सबसे अधिक वनरेबल हाउसहोल्ड्स का चयन करें। यह चयन प्रायोरिटी इंडिकेटर्स के आधार पर किया जा सकता है, जैसे विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया परिवार या अन्य विशेष परिस्थितियां। लेकिन याद रखिए, अंतिम निर्णय पूरी तरह कम्युनिटी और इन्फॉर्मेंट्स का होगा। उदाहरण के लिए, यदि कैटेगरी सी में कुल 40 परिवार हैं और लगभग 15 परिवारों का चयन करना है, तो सभी इन्फॉर्मेंट्स मिलकर उन 15 हाउसहोल्ड कार्ड्स की पहचान करेंगे जो उनकी जानकारी के अनुसार सबसे अधिक वनरेबल हैं। जब 15 परिवारों का चयन हो जाए, तब उन परिवारों को अलग बैठाकर उनसे चर्चा की जा सकती है कि क्या वे मार्जिनाइज्ड सपोर्ट एक्टिविटीज में भाग लेने के इच्छुक हैं, और यदि उन्हें सहायता दी जाए तो क्या वे उस गतिविधि में कार्य कर पाएंगे। इस दौरान उपलब्ध एक्टिविटीज की जानकारी भी साझा की जा सकती है और उनकी रुचि भी समझी जा सकती है। यदि चर्चा के दौरान पता चलता है कि कुछ परिवार बहुत अधिक वृद्ध हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हैं या गतिविधियों में रुचि नहीं रखते, तो उनके हाउसहोल्ड कार्ड्स को वापस कैटेगरी सी में रखा जा सकता है। इसके बाद इन्फॉर्मेंट्स फिर से कैटेगरी सी में से अन्य वनरेबल परिवारों की पहचान करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जा सकती है जब तक आवश्यक संख्या पूरी न हो जाए। ध्यान रखें, यहाँ प्रोजेक्ट स्टाफ का काम परिवार चुनना नहीं है। उनकी भूमिका केवल प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने की है, जबकि अंतिम चयन कम्युनिटी और इन्फॉर्मेंट्स द्वारा ही किया जाएगा। अब हमने प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की पहचान कर ली है, लेकिन केवल परिवार चुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि जिन एक्टिविटीज या इंटरवेंशंस की हम योजना बना रहे हैं, क्या परिवार वास्तव में उन्हें करने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए अब अगला महत्वपूर्ण चरण है सुटेबिलिटी असेसमेंट। इस चरण में हमें यह समझना होगा कि चयनित परिवार उस सहायता या गतिविधि को अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके लिए सिलेक्टेड हाउसहोल्ड्स के साथ चर्चा की जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा जाएगा। सबसे पहले उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट देखना होगा। क्या वे वास्तव में उस गतिविधि में रुचि रखते हैं? इसके बाद उनके स्किल्स या अनुभव को समझना होगा। यदि उन्हें पहले से उस गतिविधि का अनुभव है, तो यह उनके लिए लाभदायक हो सकता है। हमें यह भी देखना होगा कि परिवार में उपलब्ध लेबर या सहयोग करने वाले सदस्य हैं या नहीं। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि परिवार का सहयोग है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है यह देखना कि परिवार शारीरिक रूप से उस गतिविधि को करने में सक्षम है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि परिवार में बहुत वृद्ध सदस्य हैं या किसी कारण से कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो कुछ इंटरवेंशंस उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। इसलिए फाइनल सिलेक्शन करने से पहले प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स के साथ इन सभी बातों पर चर्चा अवश्य करें। यदि चर्चा के दौरान पता चलता है कि कोई परिवार किसी कारणवश गतिविधि में रुचि नहीं रखता या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो तुरंत इन्फॉर्मेंट्स से कैटेगरी सी हाउसहोल्ड्स में से दूसरे प्रायोरिटी हाउसहोल्ड की पहचान करने को कहा जा सकता है। इससे फील्ड टीम को बाद में स्वयं परिवार चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से भी बचा जा सकेगा। साथ ही आवश्यक 10% हाउसहोल्ड्स की संख्या भी पूरी हो जाएगी। यदि ऐसी स्थिति नहीं आती और सभी चयनित परिवार गतिविधियों में रुचि रखते हैं और कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो हम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। अब प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की सूटेबिलिटी असेसमेंट भी पूरी हो चुकी है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण चरण है कम्युनिटी वैलिडेशन, ताकि चयनित परिवारों पर सभी की सहमति सुनिश्चित की जा सके। अब तक हमने वेल्थ रैंकिंग, कैटेगराइजेशन, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड सिलेक्शन और सूटेबिलिटी असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन फाइनल लिस्ट तैयार करने से पहले एक महत्वपूर्ण कदम बाकी है, कम्युनिटी वैलिडेशन। इस चरण में चयनित प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स की सूची को समुदाय के सामने फिर से साझा किया जाएगा और खुली चर्चा की जाएगी। यहाँ कम्युनिटी मेंबर्स और इन्फॉर्मेंट्स से पूछा जा सकता है कि क्या चयनित परिवारों के बारे में सभी सहमत हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है। यदि चर्चा के दौरान कोई उचित सुझाव या तथ्य सामने आता है,
तो उस पर सामूहिक रूप से विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी व्यक्तिगत दबाव या पक्षपात के आधार पर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी ओनरशिप सुनिश्चित करना है, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का भ्रम या विवाद न हो। जब चर्चा और वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी सहमत होंगे, तब उसी के आधार पर फाइनल प्रायोरिटी हाउस होल्ड लिस्ट तैयार की जाएगी। यही अंतिम सूची आगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया का उचित डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। बैठक की जानकारी, हाउस होल्ड सिलेक्शन की प्रक्रिया, वैलिडेशन डिस्कशन, फाइनल सूची और आवश्यक रिकॉर्ड को सही तरीके से दर्ज करें, ताकि भविष्य में संदर्भ और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब हमने पूरी वेल्थ रैंकिंग प्रक्रिया को समझ लिया है, लेकिन फील्ड में कुछ सामान्य गलतियां भी होती हैं जो पूरी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं। आइए इन्हें भी समझते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती यह होती है कि वेल्थ रैंकिंग एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट बेनिफिट्स या सहायता के बारे में जानकारी दे दी जाती है। ऐसा करने से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और कैटेगराइजेशन प्रभावित हो सकता है। दूसरी गलती यह है कि लोगों में यह धारणा बन जाती है कि कैटेगरी सी में आने वाले सभी परिवारों को सहायता मिलेगी। याद रखें, कैटेगरी सी वल्नरेबल हाउस होल्ड्स की पहचान करने के लिए है, जबकि प्रायोरिटी सिलेक्शन अलग प्रक्रिया से होती है। एक और महत्वपूर्ण गलती है कि प्रोजेक्ट स्टाफ स्वयं कैटेगरीज तय करने लगते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि कम्युनिटी निर्णय लेती है और प्रोजेक्ट स्टाफ केवल प्रक्रिया को फैसिलिटेट करते हैं। कई बार हाउस होल्ड लिस्ट में कुछ परिवार छूट जाते हैं, जिससे वास्तविक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि सभी हाउस होल्ड्स शामिल हों। एक और बात ध्यान रखें कि किसी एक परिवार के बारे में व्यक्तिगत चर्चा या बहस नहीं करनी चाहिए। फोकस हमेशा कैटेगरी की समान विशेषताओं और कम्युनिटी डिस्कशन पर होना चाहिए। यदि हम इन सामान्य गलतियों से बचते हैं, तो वेल्थ रैंकिंग एक्सरसाइज अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनेगी। अब हमने वेल्थ रैंकिंग की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। अंत में आइए पूरी प्रक्रिया का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेल्थ रैंकिंग एक्सरसाइज की, जिसके माध्यम से हाउस होल्ड्स को उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। इसके बाद कैटेगरी सी यानी वल्नरेबल हाउस होल्ड्स की पहचान की गई। फिर कैटेगरी सी हाउस होल्ड्स में से लगभग 10% प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स का चयन किया गया। उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड स्क्रूटनी की गई, जिसमें हमने सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों की पहचान की। फिर सूटेबिलिटी असेसमेंट के माध्यम से यह समझा गया कि चयनित परिवार गतिविधियों या इंटरवेंशंस के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। अंत में कम्युनिटी वैलिडेशन की प्रक्रिया की गई, ताकि समुदाय की सहमति के साथ अंतिम प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल परिवारों की पहचान करना नहीं है, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पारदर्शी और उचित तरीके से सहायता पहुंचाना है। इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, सुझाव या किसी भी चरण से संबंधित कोई शंका हो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।